हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने चैनल शारदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि एचसीएफ 306 657 का हमें दिया गया है 9, एलसीएम 306 657 का हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हमारे पास दो संख्या दिया होता था और दो संख्या देने के बाद हम क्या करते थे, उसका अभाज्य गुणनफल विधि का यूज कर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते थे, निकालते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि डायरेक्टली अपने को एचसीएफ का मान दिया है 9 और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले कंडीशन होती है, वो कंडीशन हमने पढ़ा है। ठीक है, उदाहरण में एग्जांपल में हमने पढ़ा है। तो क्या कंडीशन होती है उसके लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी चीज को लेकर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल में हम लिखेंगे दिया है संख्या। ठीक है, दिया है संख्या है। तो संख्या अपने पास दिया है 306, 657 दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ना ही इसका हम अभाज्य गुणनफल विधि का यूज करेंगे और ना ही उसके मेथड से उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है और उसी से हम वहां से एलसीएम का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ भी अपने पास दिया है। तो एचसीएफ किसका दिया, 306 गुना 657 का कितना दिया अपने पास, दिया है 9। ठीक है, उसी प्रकार से हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 306 और 657 का। तो हमें कितना फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है हमें। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि और हम जानते क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। यदि आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा हो तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो देखो, तो दो संख्या अपने पास कौन सा दिया है, तो दो संख्या अपने पास दिया है 306 और 657। ठीक है, इससे क्या करना, अपने गुणनफल करना है, मतलब कि गुणा का चिन्ह लगाना है, गुणा करना है अपने को। एचसीएफ की वैल्यू हमें दिया है यहाँ पर 9, तो 9 अप्लाई कर देंगे गुना एलसीएम जैसे का वैसा हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम का मान निकालेंगे। तो ये जो नए मल्टीपल में होगा जाएगा अपना अपॉन में जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम इज इक्वल टू मिलेगा हमें 306 जैसे का वैसा, गुना भी जैसे का वैसा, 657 भी जैसे का वैसा। अब क्या होगा कि 9 जो है वो क्या जाएगा, अपने अपॉन में जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर होगा उसका इज इक्वल की साइड में। तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 9 मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो क्या मिलेगा, एलसीएम इज इक्वल टू 9 के बारे में 1 बार में मिलेगा, 9 के बारे में 3 बार में आता है अपने पास 27, 27 मिलता है, माइनस करेंगे अपने पास बचेगा 3, और 9 के टेबल में 36 मिलता है अपने को 4 बार में। तो हमें क्या मिलेगा, 34 इंटू 657 हमें प्राप्त होगा। जब हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 22, 33, 8, 22,338 अपने को प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः एलसीएम 306 और 657 इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 22,338। ये अपना आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा हो तो आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देखिए, ताकि क्वेश्चन आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो देखिए क्या क्या हमने एचसीएफ का मान दिया था 9, हमने उसको लिखा। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना था, हमने उसको लिखा। ठीक है, और हमें कंडीशन होती है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या अपने पास कौन सी है, 306 और 657 है। हमने इसमें अप्लाई किया, मल्टीपल किया, अपॉन में ले गए, डिवाइड किया, सामने वाला मिला, मल्टीपल किया, हमें क्या प्राप्त हुआ, उसका एलसीएम का मान हमें प्राप्त हो गया। और यही हमारे पास में क्या है, उसका आंसर है। आइए अब हम पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक
0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखो ये जो क्वेश्चन 5वां दिया है ना, ये क्वेश्चन हमने उदाहरण नंबर 5 में पढ़ा है, सेम कॉपी है, ठीक है। यदि आपने उदाहरण नंबर 5 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उदाहरण नंबर 5 पे जाकर देखिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ताकि आपको और भी अच्छे समझ में। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा एमपी क्वेश्चन कहा जा सकता है, केवल 2 लाइन का एग्जाम्पल है। यदि आपको समझ में आया होगा तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, प्राकृत संख्या n बोला गया है। और प्राकृत संख्या हम जानते हैं, प्राकृत संख्या होती क्या है, वो होती है 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत तक होती है प्लस में, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि 6 की घात n के रूप में बोला है, मतलब 6 की घात हम जब भी लेंगे, है ना, कोई भी संख्या ले, 6 की घात हमने 1 लिया तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 की घात 2 लिया तो हमें कितना मिलेगा, 6 गुना 6 मतलब कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। तो ऐसे हम कितने भी घात ले लें उसकी, है ना, तो हमें क्या होगा कि अंत पर वह 0 पर समाप्त नहीं होगी, है ना। हमें बताना है कि होगी कि नहीं होगी। तो एक कंडीशन होती है उसके लिए, 0 पर वह संख्या समाप्त होती है अंत में जिसका गुणनखंड में आपको 2 भी मिले और 5 भी मिले। यदि कोई संख्या में हमें प्राप्त हुआ है तो उसके अंत में 0 होता है कब, जब उसके गुणनखंड में हमें 2 और 5 मिलना ही चाहिए, तब क्या होगा, वह क्या होता है, 0 पर समाप्त होता है। एग्जांपल करके देख लेते हैं थोड़ा सा, इसकी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। जैसे हमने लिया, मान के चलो 10 लिया, ठीक है। अब 10 क्या है, 0 पर समाप्त हो रही संख्या, हमने उसको लिखा 10, 2 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। और इस प्रकार से हम थोड़ा सा देख ले, 40 भी ले लेते हैं अपन। तो मैंने लिया 40, 40 भी क्या 0 पर समाप्त तो हो रही है, जिसको 2 से देंगे 20 बार, 2 से देंगे 10 बार, 2 से देंगे 5 बार, 5 से देंगे 1 बार, ठीक है। इस प्रकार से भी जा रहा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिया 30, ठीक है। अभी भी क्या है, 2 से जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 5 बार, ये भी क्या जाएगा 5 से। इसका मतलब क्या हो गया कि इनके गुणनखंड में आपको 2 और 5 मिलना अनिवार्य ही है, तभी संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होती है। तो हमें इसी में चेंज करना है। हम देखेंगे क्या 6 2 पर समाप्त 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे उसको, जैसे हम निकालेंगे 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। अब हमने क्या देखा कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। और कंडीशन क्या होती है, संख्या 0 पर समाप्त कब होती है, जब उसमें 2 भी मिले और 5 भी मिले। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हमें केवल 2 मिला है, 5 नहीं मिला है। तो ये क्या होगी, n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त कभी भी नहीं होगा, ठीक है। उसको लिखेंगे, तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे उसको इस प्रकार से, मतलब क्या हो जाएगा, 6 की घात n है, हम कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, और यहाँ पर लिखेंगे n। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है। 5 उपस्थित नहीं है, उसमें क्या उपस्थित है, 2 उपस्थित है। और कंडीशन क्या होती है, 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6 की घात n के लिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। सिंपल सी कंडीशन आपको बताना है, संख्या 0 पर समाप्त कब होती है, 0 पर समाप्त तभी होती है जब उसके गुणनखंड में हमें 2 और 5 अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है। इस कंडीशन में हमने देखा तो हमें क्या मिला कि यहाँ पर 2 और 3 मिला है उसका गुणनखंड, 5 इसमें नहीं आया है। तो हम क्या लिखेंगे कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6 की घात n के लिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। और ये हमारे पास क्या है, उसका आंसर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब हमें बताना है भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या क्या होता है,
हम जानते हैं इसको, सबसे पहले हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं को छोड़कर और एक के पहाड़े को छोड़कर, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर यदि वह किसी से विभाजित होता है या किसी के पहाड़े में आता है, तब हम क्या कहेंगे, वो संख्या कैसी होती है, भाज्य संख्या होती है। ये हमने देखा है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होती है भाज्य संख्या के लिए, कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कि एक और स्वयं को छोड़कर यदि वो किसी के पहाड़े में आता है या टेबल में आता है, तब हम क्या कहेंगे उसको, कि वो भाज्य संख्या होती है। हम इसको प्रूव करके बताएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले संख्या को लेते हैं। तो संख्या दिया अपने पास, दिया है तो लिखते हैं। सबसे पहले दिया है तो क्या दिया अपने पास, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी 13 है और इस टर्म में भी अपने पास 13 है, तो हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन निकाला क्या बचेगा अपने पास, 7 गुना 11 गुना 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। अब 13 लिखेंगे उसको, अब ये कितना आएगा, 77 प्लस 1, 13 कितना जाएगा अभी, 78। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो संख्या है ये 13 से विभाजित हो रही है। यह जो संख्या है 13 से विभाजित हो रही है। हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः यह 13 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। क्या है, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन है कि देखो 13 के पहाड़े में मिलेगा अपने को संख्या और 78 के पहाड़े में मिलेगा, और 13 के पहाड़े में 78 मिलता है 6 बार में, मतलब कि 6 के पहाड़े में हमें प्राप्त होगा। तो कंडीशन क्या होगा, ये हमने अपने पास में किए थे, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक फैक्टर हो गए, और ये 13 से विभाजित हो रहा है। मतलब क्या हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए, तो हम सीधा क्या बोलेंगे उसको, कि वह एक भाज्य संख्या होगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। अब अगले के लिए करके देखते हैं अपना। तो अगला दिया सेकंड वाला अपने पास, इसमें दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में से भी 5 कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि गुणनखंड है पूरा, तो एक ही पद हो गया अपने पास। यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे। जैसे हमने 5 कॉमन निकाला, देखते बचेगा, तो कितना बचेगा, 7 गुना 6 गुना 5 तो कॉमन हो गया, फिर 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 5 बाहर निकलना, तो कितना मिलेगा अपने को, वहां पर 1 मिलेगा। देखो 5 7 6 42 गुना 4 दिया 12 गुना 2 प्लस 1, ठीक है। ये होगा 5 42 गुना 12 में 24 प्लस 1। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब हम इनका मल्टीपल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, संख्या 5 से डिवाइड होगी, विभाजित होगी, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं यहाँ पर ही। तो क्या होगा, यह संख्या 5 से विभाजित होती है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। सिंपल सी बात है। आप इसका मल्टीपल कर लो, उसको ऐड कर लो, या चाहे यहाँ पर देख लो, तो क्या हुआ हमारे पास में ये संख्या, मतलब 2 के अधिक उसके फैक्टर हो रहे, 2 से क्या हो रहा है, उसके अधिक फैक्टर हो रहे, 2 से अधिक गुणनखंड निकल रहे। तो सीधी सी बात है, जब भी किसी संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड निकलता है, तब हम उसे क्या संख्या बोलते हैं, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या की डेफिनेशन से परिभाषा है।